नमस्कार, मेरा नाम है रिम्पाई और आप देख रहे हैं द रिम्पाई गुरुकुल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने जाना था। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उसकी सेल की डिस्कवरी के बारे में एंड अबाउट द सेल थ्योरी और कुछ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। सो लास्ट दिन जैसे कि हमने जाना था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है वो किसी ने आविष्कार तो किया ही था। किसी भी चीज़ को जब वो सामने आता है, जब हमें पता चलती है उसके बारे में, तो ऑब्वियसली किसी ने या तो उसको इन्वेंट किया है या उसको डिस्कवर किया है। तो सेल को डिस्कवर सबसे पहले किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, पर उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो था कॉर्क सेल्स, मतलब नॉन लिविंग। और इसके बाद लिविंग सेल्स जो डिस्कवर किए थे वो थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। उन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर तो किया ही था, उसको डिस्क्राइब भी इन्होंने ही किया था। अब सेल जो टर्म है, ये टर्म हम बहुत से जगहों में सुनते हैं। जैसे सेल का मतलब क्या होता है, बहुत से जगहों में अगर आपने कहीं भी ये वर्ड सुना है कि कोई भी सेल मतलब होता है एक छोटा सा रूम, अगर हमने मतलब सुना है कहीं भी इम्प्रिजनमेंट में कि सेल है, एक सेल में ये बंद है, इम्प्रिजन्ड है, तो उसका मतलब कि एक छोटा सा रूम। तो जब माइक्रोस्कोप में इसको देखा गया तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह लगे, बहुत छोटे से क्लोज कंपार्टमेंट रूम्स की तरह, इसलिए ये सेल्स कहलाते हैं। अब इसके बाद आते हैं सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी में जाने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ टिश्यू। So tissue is a collection of similar type of cells with intercellular matrix performing similar function। इसका मतलब क्या है कि टिश्यू जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। सिमिलर मतलब नियरली सेम, मतलब सेम जैसे जो सेल्स होते हैं, सिमिलर मतलब मोर और लेस सेम जो सेल्स होते हैं विथ इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स क्या होती है? अब सपोज मैंने बहुत सारे सेल्स बनाए, जैसे मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स मतलब बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना। ये अगर सपोज ये एक कंपार्टमेंट, इसमें बहुत सारा मैंने ऐसे ऐसा सेल बनाया, तो ऐसे ऐसे जो सेल मैंने बनाया है इसके बीच में यहाँ पर, फिर यहाँ पर इस पूरे एरिया में, मतलब सेल्स जो है उनके बीच में एक मैट्रिक्स होगा। ये जो चीज़ है सेल्स के बीच में होता है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है, एक होती है इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स। इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स मतलब सेल के अंदर वाला मैट्रिक्स, और एक होता है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। तो ये मैं जो बना रही हूँ अभी, मतलब
यहाँ पर सेल्स के बीच में, ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये है सेल्स के, मतलब दो सेल्स के बीच का मैट्रिक्स है ये, इसलिए ये हो जाएगा इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे करते हैं। परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, मतलब सेम जैसा, तो सिमिलर फंक्शन में अगर कोई इन्वॉल्व है, एक जैसे सेल्स, तो उसको कहेंगे कि टिश्यू। जैसे कि आप लोग देख लो कि अगर आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया, उसमें जो सेल्स है वो एक तरह का काम करता है। फिर आपके कनेक्टिव टिश्यू हो गया, उसमें जो सेल्स है वो एक तरह का काम करता है। बट एपिथेलियल टिश्यू जो है उनमें जो काम होता है, जैसे कुछ बहुत सारे एपिथेलियम टिश्यू है, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, उसमें कुछ ग्रुप्स करते हैं एब्जॉर्प्शन का काम, कुछ ग्रुप्स करते हैं सेक्रीशन का काम। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो कनेक्शन का काम करते हैं। तो ऐसे ही तो जो ग्रुप होती है वो सिमिलर टाइप के फंक्शन में हेल्प करता है। तो ये हमने जान लिया टिश्यू के बारे में। अब हम समझेंगे अबाउट द सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी में मेनली जो साइंटिस्ट्स है वो दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है मेनली, दैट इज मैथियस क्लिरन एंड थियोडर श्वान। उनके साथ और एक साइंटिस्ट भी है जिन्होंने सेल थ्योरी में बाद में अपना योगदान दिया है। अब पहले हम कहेंगे अबाउट मैथियस क्लिरन कि उन्होंने क्या किया है। सो मैथियस क्लिरन मैथियस क्लिरन वाज अ जर्मन बोटानिस्ट, मतलब बोटानिस्ट मतलब क्या, जो प्लांट्स के बारे में जानते हैं, जो प्लांट्स को लेकर स्टडी करते हैं, तो वो है जर्मन बोटानिस्ट। तो एज यूजुअल मैंने कहा है कि वो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो मतलब इन्होंने सेल्स कहाँ देखा होगा, प्लांट्स में। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि प्लांट्स में, मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स में जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से कंपोज होता है, जो बनाता है टिश्यू। इसलिए टिश्यू के बारे में जानना ज़रूरी है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनते हैं जो बनाता है टिश्यू। और ये इन्होंने देखा था एट अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1838, नियरली अबाउट द सेम टाइम, मतलब कुछ आसपास देख लो 1839 में थियोडर श्वान नाम का एक व्यक्ति, थियोडर श्वान नाम का एक व्यक्ति, इन्होंने सेम चीज जो है नोटिस किया था, बट ये थे एक जूलॉजिस्ट। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, तो जूलॉजिस्ट है, मतलब इन्होंने कहाँ पर नोटिस किया होगा, ऑब्वियसली एनिमल्स पर। सिर्फ यही नहीं, थियोडर श्वान जो है उन्होंने कुछ और चीजें भी नोटिस की है। जैसे कि थियोडर श्वान ने ये नोटिस किया था कि हमारे, जैसे कि एनिमल सेल्स में जो आउटर लेयर होता है वो थिन मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। बट प्लांट सेल में जो है ये नहीं होता। प्लांट सेल में उस थिन मेम्ब्रेन के साथ भी और एक जो है लेयर होता है सेल्यूलोज से कंपोज, उसको कहते हैं सेल वॉल। तो इनडायरेक्टली सेल वॉल के बारे में किन्होंने बोला था, मतलब इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट ही हो जाएगा, बट फिर भी सेल वॉल के बारे में आविष्कार किया था थियोडर श्वान ने। तो नॉर्मली नेचुरली नाम सुनकर क्या लगता है कि प्लांट के बारे में है, सेल वॉल के बारे में है, तो ऑब्वियसली बोटानिस्ट इन्वेंशन किए होंगे, बट नहीं, इसको इन्वेंशन किया था जूलॉजिस्ट ने, मतलब थियोडर श्वान ने। तो ये थोड़ा सा पिक्यूलियर है,
लगता है, बट स्टिल दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। तो इससे उन्होंने एक सेल थ्योरी में एक चीज का फॉर्मुलेशन किया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से तो कंपोज है ही, और बाकी जो भी चीजें बन रही है मतलब बॉडी के अंदर, दैट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। मतलब भाई मूल जो मंत्र है आपका, मूल जो मंत्र है वो सेल ही है, बट बाकी जो चीजें बन रही है दैट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। अब जैसे घर जो बनता है ईंट से बनता है, तो भाई ईंट से जितना भी बड़ा करो बहुत सारा चीजें बन जाएगा, बट मेन बेस जो है वो ईंट ही है। एक ईंट से जुड़ते बहुत ही जुड़ते एक घर बनता है। वैसे एक सेल बहुत सेल जुड़ते एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जब सेल थ्योरी मैंने पहले बोला था तब मैंने और एक टर्म भी बोला था कि बाद में अपना योगदान और एक साइंटिस्ट ने भी दिया था, उनका नाम क्या है? रुडोल्फ वर्चॉ। तो उन्होंने एक टर्म दिया था दैट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑल सेल्स arise from pre-existing cells। मतलब बॉडी में जितना भी है चीज़ें हैं, जो भी सेल्स है वो अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या कि अगर आपके बॉडी में नया कोई सेल बन रहा है, इसका मतलब ये है कि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, जो पहले था सेल उससे ही बनता है। तो उसका क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। ऐसे बहुत कुछ होते हैं, उससे जो है नया सेल जो है बनता है। तो ये है रुडोल्फ वर्चो का टाइम। तो इससे हमारा हो गया कि अबाउट द सेल थ्योरी। अब हम बात करेंगे अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स। तो सेल जो है बहुत सारे शेप्स एंड साइजेस में अवेलेबल हो सकती है, जैसे कि वो सर्कुलर हो सकती है, ओवल हो सकती है, फिर फ्लैट हो सकती है, कैसे भी वो हो सकते हैं। तो अभी हम कुछ सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके शेप्स के बारे में बताएंगे। जैसे हमारे आरबीसीज जो होती है ह्यूमन की, या फिर नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज जो होती है, उसका शेप कैसा होता है? बाई कॉनकेव। अब कॉनकेव मतलब क्या? कॉनकेव मतलब एक केव फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। मतलब ये सपोज आपका सरफेस है, ये सपोज आपका सरफेस है, यहाँ पर एक ऐसे केव फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको कहते हैं कॉनकेव। और कॉन्वेक्स मतलब ठीक उल्टा, ऐसे बल्जिंग सरफेस होगी, दिस इज कॉन्वेक्स। तो ये क्या है? बाई कॉनकेव। बाई मतलब टू, मतलब दो साइड से ही कॉनकेव है। मतलब अगर इस सेल को आप थोड़ा सा साइड व्यू में देखोगे तो ये ऐसे लगेगा, डम्बल शेपेड, है ना। डम्बल कैसा होता है? डम्बल ऐसा होता है ना, डम्बल बाई कॉनकेव होता है। ये भी थोड़ी सी ऐसे
ये ऊपर राउंडेड हो जाएगा क्योंकि जैसे राउंडेड है तो दोनों साइड से बाई कॉन्केव होगा। स्पेरिकल होती है, स्पेरिकल सर्क्यूलर टाइप्स की बाई कॉन्केव इन शेप। ये हो गया रेड ब्लड सेल के बारे में। लास्ट दिन जब हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तब हमको पता चला कि एमीबॉयड सेल्स कौन से होते हैं हमारे बॉडी में। वाइट ब्लड सेल्स, राइट, वाइट ब्लड सेल्स। एमीबॉयड मतलब इरेगुलर, कोई ऐसे फिक्स शेप, इरेगुलर शेप। फिर आपका एपिथेलियम में बहुत सारा शेप्स आ जाएगा। एपिथेलियम में आपको फ्लैट मिलता है जैसे स्क्वामस में, ऐसे कॉलम वाला मिलता है कॉलमनर एपिथेलियम में, क्यूबिकल मिलता है आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, उसका न्यूक्लियस वैसे मतलब उसकी तरह होता है। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे शेप्स में हमारे जो सेल्स है वो दिखते हैं। कैसे कैसे शेप्स हो सकता है, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इरेगुलर भी, जैसे कि हमारे WBC में इरेगुलर शेप, एमीबॉयड टाइप का शेप आता है हमारे WBC में। फिर अबाउट द साइज, तो सेल जो है एकदम बहुत छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा मतलब बड़ा मतलब कंपैरेटिवली उससे बड़ा हो सकता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अबाउट नर्व सेल बहुत लंबे होते हैं, है ना। तो कुछ छोटे सेल्स के बारे में अगर पढ़ें तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा का सेल जो है बहुत ही छोटा होता है, अबाउट 0.3 माइक्रोन मीटर। ये जो साइन है दिस इज माइक्रोन मीटर। बैक्टीरिया जो है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे जो है होते हैं 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं। फिर बैक्टीरिया जो है ये अबाउट उससे थोड़े से बड़े 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। फिर आपका ब्लड सेल RBC, उनका डायमीटर अबाउट 7 माइक्रोमीटर ऐसे होता है। अब लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होती है ऑस्ट्रिच की सेल, बहुत बड़ा। छोटा तो हमको लास्ट दिन हमने पढ़ा था अबाउट द स्पर्म सेल्स, बहुत ही छोटा होता है। बट लार्जेस्ट जो होती है, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, दैट इज द ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का एग। लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट होता है द नर्व सेल, लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्ग। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं लास्ट की तरफ। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड नेम द कैटेगरी टू विच इट बिलोंग्स। तो क्या क्या है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो क्वेश्चन में विच द अदर्स बिलोंग, ओके विच इट बिलोंग नहीं, विच द अदर्स बिलोंग। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यह है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा अलग क्या लग रहा है? ऑब्वियसली नाम से भी पता चल रहा है अलग है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि बाकी में लास्ट में प्लास्ट है, इसमें लास्ट में प्लास्ट नहीं है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नाम है इसका। और लास्ट में जैसे कि क्वेश्चन से आंसर मिल जा रहा है कि प्लास्ट है, मतलब ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करेंगे? प्लास्टिड्स, ये हो जाएगा प्लास्टिड्स के अंदर। एंड माइटोकॉन्ड्रिया डजंट बिलोंग टू द प्लास्टिड ग्रुप, सो दिस इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, डिक्टियोसोम, प्लास्टिड एंड लार्ज वैक्यूम। तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा? ऑड वन आउट होगा सेंट्रोसोम। क्यों? क्योंकि
लास्ट दिन हमने डिस्कस किया था कि डिक्टियोसोम जो है किसको कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं गोल्गी एपरेटस को। कहाँ पर? ओनली इन प्लांट होती है, सिर्फ प्लांट सेल में। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, वो कलर इम्पार्ट करते हैं, ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं, वो सिर्फ होती है प्लांट सेल्स में। और लार्ज वैक्यूल, तो लास्ट दिन हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स के पास स्मॉल वैक्यूल होती है, वैक्यूल होती है पर स्मॉल वैक्यूल होती है, लार्ज वैक्यूल नहीं होती। लार्ज वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। सो इसलिए इसमें ऑड वन आउट सिर्फ सेंट्रोसोम है, क्योंकि सेंट्रोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है। और तो बाकी जो कैटेगरी, बाकी जो है कौन से कैटेगरी में हो जाएगा? प्लांट्स। एंड द ऑड वन आउट इज सेंट्रोसोम. Next is ओके सो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस और लाइसोसोम्स। तो इसमें ऑड वन कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम्स। क्यों? क्योंकि ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, इन दोनों में तो न्यूक्लियस नाम ही है, और क्रोमोसोम भी हमें क्या पता है कि क्रोमोसोम भी हमको न्यूक्लियस के अंदर मिलता है ना। न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर कौन सा नहीं मिलता? लाइसोसोम्स। तो इसलिए ऑड वन आउट हो जाएगा लाइसोसोम्स, एंड बाकी का कैटेगरी क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस. Ultimately, the last one is paramecium, yeast, amoeba and volvox. तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वॉल्वॉक्स. क्योंकि पैरामीशियम, ईस्ट और एमीबा जो है दोज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, पर वॉल्वॉक्स क्या है? मल्टी सेल्यूलर, सिंगल सेल नहीं, इसलिए ऑड वन कौन सा हो जाएगा? वॉल्वॉक्स. बाकी वाले आपको कैटेगरी देंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट है आपका एक एमसीक्यू टाइप का. तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर डबल मेम्ब्रेन, आर डबल वॉल्ड एंड हैव द इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टी. तो कौन सा होगा? देखिए इसमें डबल वॉल कौन सा? न्यूक्लियस भी डबल वॉल है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल वॉल है, पर क्रिस्टी कौन सा में होता है? क्रिस्टी सिर्फ मतलब क्रिस्टी मतलब ऐसे इनफोल्डिंग्स, ऐसे सॉसेज लाइक इनफोल्डिंग्स. तो सॉसेज लाइक इनफोल्डिंग्स कौन से मतलब कौन से मतलब में मिलता है ऑर्गेनल में? माइटोकॉन्ड्रिया से सॉसेज लाइक दिखता है, ऐसे इनफोल्डिंग 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 खोलते होते शेप का हो जाता है. तो ये हमें कौन से में मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ये हो गया. फिर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेल्स इज इनकरेक्ट. तो सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हमने आज ही पढ़ा. किन्होंने दिया है ये वाला टर्म, मतलब ये वाला स्टेटमेंट? रूडोल्फ वर्चो ने, कि ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला मतलब सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो ये वाला करेक्ट है भाई. फिर द शेप ऑफ द सेल्स कैन बी रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन. हो सकते कभी कभी शेप के अनुसार फंक्शंस भी होते हैं. एन ऑर्गेनिज्म कैन हैव डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, हो सकती है ना. एक ऑर्गेनिज्म में डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स तो हो ही सकता है ना. एक टाइप का सेल हो ये तो नेचुरल नहीं है. जैसे हमारे ह्यूमन्स में बहुत टाइप की सेल्स होती है. तो द साइज ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नहीं है ना. साइज नहीं करेगा वो. देखिए हो सकता है साइज में हो, बट नेचुरली क्या करता है? नंबर डिटरमाइन करता है. मतलब जितना बड़ा साइज उतना बड़ा नंबर. मतलब हम जैसे बड़े बड़े ह्यूमंस में भी आपको छोटे छोटे सेल्स तो मिल ही जाएंगे, है ना. तो इसलिए नहीं होगा, इसलिए नंबर डी वाला होगा इसका आंसर. ओके so the sixth question is given below are a group of terms. In each group the first pair indicates the relationship between the two terms. Rewrite the second pair on the similar basis. Okay so bacteria किस में पड़ता है? प्रोकैरियोटिक. यूग्लेना किस में होगा? ऑब्वियसली यूकैरियोटिक. मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सिर्फ आपका मोनेरा का ग्रुप होता है इस नेचुरली. तो ये वाला यूग्लेना हो जाएगा यूकैरियोटिक. फिर प्लांट सेल्स में आउटर लेयर क्या होता है? सेल वॉल.
तो एनिमल सेल्स में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन. आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो, बट दिस इज सेल मेम्ब्रेन में लिख रही हूँ. ओके, तो इसमें ज़ैंथोफिल का कलर क्या है, तो केराटिन का कलर अगर ऑरेंज और रेड है तो ज़ैंथोफिल का कलर क्या है, ज़ैंथोफिल का कलर होता है येलो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल फ्रीली परमेबल और डैश इज सेमी परमेबल. ओके, तो मैंने कल ही बताया था कि पहला जो सेल वॉल होता है आपका फ्रीली परमेबल होता है एंड सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल होती है. लास्ट वन इज प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है. तो कल ये भी लास्ट दिन हमने ये भी डिस्कस किया है कि प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन